जब सीमेन एनालिसिस में डेड स्पर्म्स पाए जाते हैं तब इस कंडीशन को नेक्रोजोस्पर्मिया कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल अस्पताल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डेड स्पर्म्स मिलने का क्या कारण होता है, इसके क्या उपचार होते हैं। जब भी सीमेन एनालिसिस किया जाता है तो इसकी माइक्रोस्कोपी में स्पर्म के कुछ पैरामीटर्स असेस किए जाते हैं, जैसे कि काउंट कैसा है, मतलब कितने स्पर्म्स हमें पर ml मिल रहे हैं, गतिशीलता कैसी है, वाइटैलिटी कैसी है। वाइटैलिटी मतलब अलाइव स्पर्म्स हमें कितने मिल रहे हैं। तो WHO क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कम से कम 54% अलाइव स्पर्म्स मिलना चाहिए। लेकिन जब वाइटैलिटी कम होती है और डेड स्पर्म्स ज़्यादा पाए जाते हैं तब इस कंडीशन को नेक्रोजोस्पर्मिया कहा जाता है। सीमन एनालिसिस करते टाइम पे यदि किसी स्पर्म में मूवमेंट नहीं होता है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो वो एक इमोटाइल स्पर्म है, मतलब कि अलाइव है लेकिन मोटाइल नहीं है, यानी गतिशीलता उसमें नहीं है। या दूसरा रीज़न हो सकता है कि वो डेड स्पर्म है। अब इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि हॉस टेस्ट, जिसमें कि हाइपोस्मोटिक स्वेलिंग टेस्ट जिसे कहते हैं, एक वो किया जा सकता है। या फिर ईओसिन नाइग्रोसिन स्टेनिंग से पता किया जा सकता है कि ये डेड स्पर्म है या इमोटाइल स्पर्म है। तो बिना इन दोनों टेस्ट के नहीं कहा जा सकता कि इमोटिलिटी है या फिर डेड स्पर्म्स का केस है। अब डेड स्पर्म होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं इन्फेक्शंस, जैसे क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस या ट्यूबरकुलोसिस जेनाइटल ट्रैक्ट का। इसके अलावा कई बार हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी डेड स्पर्म पाए जा सकते हैं, जैसे कि FSH हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब कम हो जाए या प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाए, तो ऐसे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके लिए। कई बार ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी इस तरीके से डेड स्पर्म्स मिल सकते हैं। कुछ केसेस में वेरिकोसील होने की वजह से, यानी कि जब स्क्रोटम की वेन्स एंगॉर्ज हो जाती हैं तब कई बार वहाँ पे क्योंकि हीट ज़्यादा होने लग जाती है, इस वजह से भी डेड स्पर्म्स मिल सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से भी डेड स्पर्म्स पाए जा सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स, अल्कोहलिज्म, सिगरेट स्मोकिंग, टॉक्सिन्स का इंटेक, जंक फूड का ज़्यादा इंटेक, पॉल्यूशन एंड पुअर डाइट। तो ये सारी चीज़ें भी इसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। नेक्रोजोस्पर्मिया के डायग्नोसिस बनाने के लिए कम से कम 2 सैंपल्स एनालाइज करना जरूरी है। आइडियली 6 वीक्स अपार्ट ये एनालिसिस होना चाहिए। अब इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, इसके मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहला स्टेप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि रेगुलर एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है, फ्रूट्स का इंटेक अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन का इंटेक अच्छा होना चाहिए, प्लस कोई भी टॉक्सिन्स का इंटेक बिल्कुल अवॉइड करना होता है, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, टोबैको, ये सारे टॉक्सिन्स अवॉइड करने होते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं, जिसमें कि लीवोकार्निटीन, विटामिन सी, इस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। अगर इन्फेक्शन पाया गया है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है। अगर वेरिकोसील है तो वेरिकोसील के लिए एक सर्जरी होती है जिसे वेरिकुलोसेक्टमी कहा जाता है, तो वो भी किसी किसी केस में एडवाइस की जाती है, जो कि यूरोलॉजिस्ट देखकर एनालाइज करते हैं। अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी स्पर्म के पैरामीटर्स में सुधार नहीं आ रहा है और नेक्रोजोस्पर्मिया बना हुआ है, तो ऐसे केसेस में IVF के साथ टीसा का प्रोसीजर किया जा सकता है, जिसमें कि टेस्टिस में से स्पर्म्स निकाल कर उसमें फिर देखा जाता है कि कौन से अलाइव स्पर्म्स मिल रहे हैं, जो कि लेज़र के थ्रू पता करते हैं। तो इसके बाद जो अलाइव स्पर्म्स मिलते हैं टेस्टिकुलर सैंपल में से, उनको फिर इक्सी के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से मैनेज होता है नेक्रोजोस्पर्मिया का केस। I hope this was useful, and please don't forget to like, share and subscribe to this channel for more such updates. Thank you.